पुल बनाना। गृह युद्ध के दौरान लोहे की कीमत बढ़कर लगभग $130 प्रति टन हो गई थी। इतनी कीमत पर भी यह पैसे का सवाल उतना नहीं था जितना डिलीवरी का। अमेरिका की रेलवे लाइनें नई पटरियों की कमी के कारण तेजी से खतरनाक होती जा रही थीं और इस स्थिति के कारण मैंने 1864 में पिट्सबर्ग में एक रेल बनाने वाली कंपनी शुरू की। पार्टनर और पूंजी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और सुपीरियर रेल मिल और ब्लास्ट फर्नेस बनाए गए। इसी तरह लोकोमोटिव की मांग भी बहुत ज़्यादा थी और मिस्टर थॉमस एन मिलर के साथ मिलकर मैंने 1866 में पिट्सबर्ग लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की, जो एक सफल और प्रतिष्ठित कंपनी रही है। वहाँ बने लोकोमोटिव ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शानदार प्रतिष्ठा हासिल की है। आज यह एक परी कथा जैसा लगता है कि 1906 में इस कंपनी के $100 के शेयर $3000 में बिके, यानी एक शेयर के लिए $30। हर साल बड़ा डिविडेंड नियमित रूप से दिया जाता था और कंपनी बहुत सफल रही थी। यह इस नीति का पर्याप्त प्रमाण है। सबसे अच्छी चीज के अलावा कुछ भी न बनाएं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब मैं अल्टूना में था तो मैंने पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के कारखानों में लोहे का बना पहला छोटा पुल देखा था। यह सफल रहा। मैंने देखा कि स्थायी रेलवे संरचनाओं के लिए लकड़ी के पुलों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। पेंसिल्वेनिया रेलरोड पर एक महत्वपूर्ण पुल हाल ही में जल गया था और यातायात 8 दिनों तक बाधित रहा था। लोहा ही सही चीज थी। मैंने एच डॉडजे लिनविल, जिन्होंने लोहे के पुल को डिजाइन किया था, और जॉन एल पाइपर और उनके पार्टनर मिस्टर शिफलर, जो पेंसिल्वेनिया लाइन पर पुलों के प्रभारी थे, से प्रस्ताव दिया कि वे पिट्सबर्ग आएं और मैं लोहे के पुल बनाने के लिए एक कंपनी बनाऊंगा। यह अपनी तरह की पहली कंपनी थी। मैंने अपने दोस्त पेंसिल्वेनिया रेलरोड के मिस्टर स्कॉट से इस उद्यम में हमारे साथ आने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा किया। हम में से प्रत्येक ने एक पांचवें हिस्से के लिए या $1250 का भुगतान किया। मेरा हिस्सा मैंने बैंक से उधार लिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह रकम बहुत छोटी लगती थी, लेकिन छोटे बीज से ही बड़े पेड़ उगते हैं। इस तरह 1862 में पाइपर और शिफलर नाम की फर्म बनी, जिसे 1863 में कीस्टोन ब्रिज कंपनी में मिला दिया गया। ये एक ऐसा नाम था जिसे मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि यह पेंसिल्वेनिया राज्य, जो कीस्टोन स्टेट कहलाता है, में पुल बनाने वाली कंपनी के लिए सबसे सही नाम है। इस शुरुआत से अमेरिका में, और सच कहूँ तो जहाँ तक मुझे पता है, पूरी दुनिया में लोहे के पुल आमतौर पर इस्तेमाल में आने लगे। पिट्सबर्ग में लोहे के निर्माताओं को लिखे मेरे पत्र नई कंपनी को क्रेडिट दिलाने के लिए काफ़ी थे। छोटी लकड़ी की दुकानें बनाई गईं और कई पुलों का निर्माण शुरू किया गया। ढलवां लोहा मुख्य सामग्री थी जिसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुल इतने अच्छे बनाए गए थे कि उस समय बनाए गए कुछ पुल, जिन्हें बाद में भारी ट्रैफिक के लिए मजबूत किया गया, आज भी विभिन्न लाइनों पर इस्तेमाल में हैं। स्टुबेनविले में ओहियो नदी पर पुल बनाने का सवाल उठा और हमसे पूछा गया कि क्या हम चैनल के ऊपर 300 फीट के स्पैन वाला रेलवे पुल बनाने का काम करेंगे। आज के समय में यह सोचना अजीब लगता है कि हमारी ऐसा करने की क्षमता के बारे में कितने गंभीर संदेह थे। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह स्टील के दिनों से पहले की बात थी और अमेरिका में गढ़ा लोहा के इस्तेमाल से लगभग पहले की बात थी। ऊपरी कॉर्ड और सपोर्ट सभी ढलवां लोहे के थे। मैंने अपने पार्टनर से कहा कि इसे किसी भी तरह से आजमाएं, और हमने आखिरकार एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रेलवे कंपनी के प्रेसिडेंट जूएट ने काम का दौरा किया और भारी ढलवां लोहे के ढेर पर नजर डाली जो आने वाले पुल के हिस्से थे, तो वह मेरी ओर मुड़े और बोले, मुझे नहीं लगता कि ये भारी कास्टिंग खड़ी हो पाएंगी और खुद को संभाल पाएंगी। ओहियो नदी के पार ट्रेन ले जाना तो दूर की बात है। हालांकि जज ने बाद में अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया। पुल हाल तक बना रहा, हालांकि इसे भारी ट्रैफिक के लिए मजबूत किया गया था। हमें इस पहले महत्वपूर्ण काम से काफ़ी पैसे कमाने की उम्मीद थी, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण जो काम खत्म होने से पहले हुई, हमारा मुनाफे का मार्जिन लगभग खत्म हो गया। यह पेंसिल्वेनिया के प्रेसिडेंट एडगर थॉमसन की ईमानदारी का सबूत है कि मामले के तथ्यों को जानने के बाद उन्होंने हमें नुकसान से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा रकम दी। उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था
तब दोनों में से किसी भी पार्टी ने बात की स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। एडगर थॉमसन एक महान और अच्छे इंसान थे, पेंसिल्वेनिया रेलरोड के लिए एक पक्के सौदागर, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कानून की भावना उसके शब्दों से ऊपर होती है। लिनविल, पाइपर और शिफलर में हमारे पास उस समय की सबसे अच्छी प्रतिभा थी। लिनविल एक इंजीनियर, पाइपर एक मेहनती, एक्टिव मैकेनिक और शिफलर पक्का और स्थिर। कर्नल पाइपर एक असाधारण व्यक्ति थे। मैंने एक बार पेंसिल्वेनिया के प्रेसिडेंट थॉमसन को यह कहते सुना कि वह जले हुए पुल पर सभी इंजीनियरिंग कोर के बजाय उन्हें रखना पसंद करेंगे। एक विषय था जिस पर कर्नल ने बहुत कमजोरी दिखाई, सौभाग्य से हमारे लिए, और वह था घोड़ा। जब भी कोई बिजनेस बातचीत ज्यादा गर्मा गर्म हो जाती थी और कर्नल को गुस्सा आने लगता था, जो अक्सर होता था, तो यह विषय छेड़ना पक्का इलाज था। बाकी सब कुछ उनके दिमाग से निकल जाता था। वह घोड़ों के आकर्षक विषय में खो जाते थे। अगर उन्होंने ज्यादा काम कर लिया होता था और हम चाहते थे कि वह छुट्टी लें, तो हम उन्हें केंटकी भेज देते थे ताकि वह एक या दो घोड़ों की देखभाल करें जिन्हें हम में से कोई एक खरीदना चाहता था और जिनके चुनाव के लिए हम उन पर ही भरोसा करते थे। लेकिन घोड़ों के प्रति उनके जुनून ने कभी कभी उन्हें गंभीर मुश्किलों में डाल दिया। एक दिन वह ऑफिस में आए, उनके आधे चेहरे पर कीचड़ लगा था, कपड़े फटे हुए थे और टोपी गायब थी, लेकिन फिर भी एक हाथ में चाबुक पकड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तेज केंटकी घोड़े को चलाने की कोशिश की थी, लगाम टूट गई थी और उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। जैसा कि उन्होंने कहा, वह एक शानदार इंसान थे, पाइप जैसा कि हम उन्हें बुलाते थे, और जब उन्हें कोई पसंद आ जाता था, जैसा कि मुझे पसंद किया, तो वह हमेशा उसके साथ रहते थे। बाद के दिनों में जब मैं न्यूयॉर्क चला गया तो उन्होंने अपना प्यार मेरे भाई को दे दिया, जिसे वह हमेशा टॉम की जगह थॉमस कहते थे। जितना मैं उनकी नज़र में अच्छा था, बाद में मेरा भाई उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। वह सचमुच उसकी पूजा करते थे। और टॉम जो कुछ भी कहता था, वह उनके लिए कानून और धर्म था। वह हमारे दूसरे प्रतिष्ठानों से बहुत ज़्यादा जलते थे, जिनमें उनकी सीधे तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कि हमारी मिलें, जो कीस्टोन वर्क्स को लोहा सप्लाई करती थी। मिल मैनेजरों और कर्नल के बीच क्वालिटी, कीमत वगैरह को लेकर कई बार झगड़े हुए। एक बार वो मेरे भाई के पास शिकायत करने आए कि 1 साल के लिए लोहे की सप्लाई के लिए जो सौदा उन्होंने किया था, उसे सही से कॉपी नहीं किया गया था। कीमतें नेट थीं और जब सौदा हुआ था तब नेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। वह जानना चाहते थे कि इस शब्द नेट का क्या मतलब है। ठीक है कर्नल, मेरे भाई ने कहा, इसका मतलब है कि इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है थॉमस, कर्नल ने कहा पूरी तरह संतुष्ट होकर। बातें कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। कुछ भी काटा नहीं जाएगा। से शायद झगड़ा हो सकता था। एक दिन ब्रैड स्ट्रीट की किताब देखकर वह बहुत गुस्सा हो गए, जिसमें बिजनेस कंपनियों की रेटिंग दी गई थी। ऐसी किताब पहले कभी न देखने के कारण वह स्वाभाविक रूप से ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनकी कंपनी की क्या रेटिंग है। जब उन्होंने पढ़ा कि कीस्टोन ब्रिज वर्क्स BC है, जिसका मतलब खराब क्रेडिट था, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारे वकीलों के पास जाकर पब्लिशर्स के खिलाफ मुकदमा करने से रोका गया। हालांकि टॉम ने उन्हें समझाया कि कीस्टोन ब्रिज वर्क्स का क्रेडिट खराब इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी कुछ उधार नहीं लिया था, और वह शांत हो गए। कर्ज न लेना कर्नल के शौक में से एक था। एक बार जब मैं यूरोप जा रहा था, जब कई फर्में मुश्किल में थीं और हमारे आसपास कुछ फेल हो रही थीं, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम चले जाओगे तो शेरिफ हमें नहीं पकड़ पाएगा अगर मैं कोई नोट साइन नहीं करता, है ना? नहीं, मैंने कहा, वो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो हम यहीं मिलेंगे। कर्नल की बात सुनकर मुझे एक और अजीब इंसान की याद आती है जिससे हम इन पुल बनाने के दिनों में मिले थे। ये कैप्टन ईड्स थे, सेंट लुइस के, एक ओरिजिनल जीनियस जिनके पास मैकेनिकल चीज़ों के अपने अजीब विचारों को गाइड करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की कमी थी। वह जाहिर तौर पर उन लोगों में से थे जो सब कुछ अपने ओरिजिनल प्लान के अनुसार करवाना चाहते थे।
कि कोई चीज़ पहले एक तरीके से की गई थी, ये उसे रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी था। जब सेंट लुइस ब्रिज के लिए उनके प्लान हमें दिखाए गए तो मैंने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के उस एक आदमी को सौंप दिया जो इस विषय को सबसे अच्छी तरह जानता था। हमारे मिस्टर लिनविल, वह बहुत चिंता में मेरे पास आए और बोले, अगर इन प्लान के अनुसार पुल बनाया गया तो वह टिकेगा नहीं, वह अपना वजन भी नहीं उठा पाएगा। ठीक है, मैंने कहा, कैप्टन ईड्स आपसे मिलने आएंगे और बातों बातों में उन्हें यह धीरे से समझाना, इसे सही आकार देना, उन्हें सही रास्ते पर लाना और इसके बारे में दूसरों से कुछ मत कहना। यह सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन पुल के निर्माण में गरीब पाइपर कैप्टन की असाधारण जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ था। शुरू में वह सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने से इतना खुश था कि वह कैप्टन ईड्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आया। शुरू में तो वह कैप्टन भी नहीं था, बल्कि पाए कर्नल ईड्स, आप कैसे हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। हमने देखा कि अभिवादन कम दोस्ताना हो गया, लेकिन फिर भी यह गुड मॉर्निंग कैप्टन ईड्स था। ये तब तक कम होता गया जब तक हमें यह सुनकर हैरानी नहीं हुई कि पाइप मिस्टर ईड्स के बारे में बात कर रहा है। मुसीबतें खत्म होने से पहले कर्नल जिम ईड्स बन गया था, और सच कहूं तो काम वर्कशॉप से बाहर निकलने से बहुत पहले जिम के नाम के आगे एक बड़ा डी लगने लगा था। एक आदमी में बहुत काबिलियत हो सकती है और वह एक आकर्षक, दिलचस्प इंसान हो सकता है, जैसा कि कैप्टन ईड्स निस्संदेह थे। और फिर भी वह दूसरों के वैज्ञानिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव का इस्तेमाल किए बिना मिसिसिपी नदी पर 500 फीट स्पैन का पहला पुल नहीं बना सकता था। जब काम खत्म हो गया तो मैं कुछ दिनों के लिए सेंट लुइस में कर्नल के साथ था, ताकि पुल को दूसरों द्वारा उस पर कब्जा करने की धमकी से बचाया जा सके, जब तक कि हमें पूरा पेमेंट न मिल जाए। जब कर्नल ने दोनों सिरों पर तख्ते हटा दिए और पहरा देने वाले आदमियों को बदलने की योजना बनाई, तो उसे घर की याद आने लगी और वह पिट्सबर्ग लौटने के लिए बहुत बेचैन हो गया। उसने रात की ट्रेन लेने का फैसला किया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने साथ कैसे रोकूं, जब तक कि मुझे उसकी एक कमजोरी याद नहीं आई। मैंने उसे दिन में बताया कि मैं अपनी बहन के लिए घोड़ों का एक जोड़ा लेने के लिए कितना उत्सुक हूँ। मैं उसे घोड़ों का एक जोड़ा तोहफे में देना चाहता था, और मैंने सुना था कि सेंट लुइस इसके लिए एक मशहूर जगह है। क्या उसने कुछ शानदार देखा था? चारा काम कर गया। उसने कई घोड़ों के जोड़ों और अस्तबलों के बारे में बताना शुरू किया जो उसने देखे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह रुककर घोड़ों को चुन सकता है। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह उन्हें देखना और कई बार चलाना चाहेगा, जिससे वह व्यस्त रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने उम्मीद की थी। उन्होंने घोड़ों का एक शानदार जोड़ा खरीदा, लेकिन फिर उन्हें पिट्सबर्ग ले जाने में एक और मुश्किल आ गई। वह उन्हें रेल से भेजने पर भरोसा नहीं कर रहे थे और कई दिनों तक कोई उपयुक्त नाव नहीं जाने वाली थी। साफ है कि किस्मत मेरे साथ थी। दुनिया की कोई भी चीज उस आदमी को शहर छोड़ने के लिए तब तक मजबूर नहीं कर सकती थी जब तक वह उन घोड़ों को ठीक से रवाना होते हुए न देख ले। और यह भी पक्का नहीं था कि वह खुद स्टीमर पे उनके साथ जाने की जिद नहीं करेगा। हमने पुल संभाले रखा। पाइप एक शानदार होराटियस था। वह सबसे अच्छे आदमियों में से एक था और सबसे कीमती पार्टनर में से एक था जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और वह उन्हीं नामों का हकदार था जिन्हें पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। कीस्टोन ब्रिज वर्क्स हमेशा मेरे लिए संतोष का स्रोत रहा है। अमेरिका में लोहे के पुल बनाने वाली लगभग हर कंपनी फेल हो गई थी। कई स्ट्रक्चर खुद ही गिर गए थे और अमेरिका में कुछ सबसे खराब रेलवे दुर्घटनाएं इसी तरह हुई थीं। कुछ पुल हवा के दबाव में टूट गए थे, लेकिन कीस्टोन ब्रिज को कभी कुछ नहीं हुआ। और उनमें से कुछ ऐसी जगहों पर खड़े हैं जहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। इसमें कोई किस्मत की बात नहीं थी। हमने सिर्फ सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया और काफी मात्रा में अपना लोहा और बाद में अपना स्टील खुद बनाया। हम खुद अपने सबसे सख्त इंस्पेक्टर थे और या तो एक सुरक्षित स्ट्रक्चर बनाते थे या बिल्कुल नहीं। जब हमसे कोई ऐसा पुल बनाने के लिए कहा जाता था जो हमें पता था कि अपर्याप्त मजबूती या अवैज्ञानिक डिजाइन का है, तो हम साफ मना कर देते थे।
कीस्टोन ब्रिज वर्क्स की मुहर वाला कोई भी काम, और यूनियन में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां ऐसे काम नहीं मिलते। हम गारंटी देने के लिए तैयार थे। हमें अपने पुलों पर उतना ही गर्व था जितना कार्लाइल को उस पुल पर था जो उनके पिता ने एना नदी पर बनाया था। एक ईमानदार पुल, जैसा कि महान बेटे ने सही कहा। ये नीति सफलता का असली रहस्य है। कुछ सालों तक ये मुश्किल काम होगा जब तक आपका काम साबित नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। इंस्पेक्टरों का विरोध करने के बजाय सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनका स्वागत करना चाहिए। उत्कृष्टता का एक उच्च स्तर आसानी से बनाए रखा जा सकता है और लोगों को उत्कृष्टता तक पहुंचने के प्रयास में शिक्षित किया जाता है। मैंने कभी किसी ऐसी कंपनी को पक्का सफल होते नहीं देखा जिसने अच्छा ईमानदारी का काम न किया हो। और आज के इस जबरदस्त मुकाबले के दिनों में भी जब सब कुछ कीमत का मामला लगता है, तब भी बड़ी बिजनेस सफलता की जड़ में क्वालिटी का कहीं ज्यादा जरूरी फैक्टर होता है। कंपनी के प्रेसिडेंट से लेकर सबसे छोटे मजदूर तक, सर्विस में हर आदमी पर क्वालिटी पर ध्यान देने के असर को कम करके नहीं आंका जा सकता। और इसी सवाल से जुड़ा हुआ साफ सुथरी अच्छी वर्कशॉप और औजार, अच्छी तरह से रखे गए यार्ड और आसपास का माहौल जितना आम तौर पर सोचा जाता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बात सुनकर बहुत खुशी हुई जो पिट्सबर्ग में हुई बैंकर्स कन्वेंशन के दौरान एडगर थॉमसन वर्क्स में आए एक जाने माने बैंकर ने कही थी। वह सैकड़ों डेलीगेट्स के एक ग्रुप में से एक थे, और जब वे काम देखकर निकल गए तो उन्होंने हमारे मैनेजर से कहा, ऐसा लगता है कि ये काम किसी के हैं। उन्होंने अपनी उंगली सफलता के रहस्यों में से एक पर रखी। वे सच में किसी के थे। एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक बार मुझसे शेख ही बघारी थी कि उनके आदमियों ने पहले इंस्पेक्टर को भगा दिया था जो उनके बीच आने की हिम्मत कर रहा था, और उसके बाद से उन्हें कभी किसी दूसरे से परेशानी नहीं हुई। यह बात सच्ची बधाई के तौर पर कही गई थी, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, ये कंपनी कंपटीशन का दबाव कभी नहीं झेल पाएगी। जब मुश्किल समय आएगा तो यह ज़रूर फेल हो जाएगी। नतीजे ने मेरे विश्वास की सच्चाई साबित कर दी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सबसे पक्की नीम क्वालिटी है। उसके बाद और काफ़ी बाद में लागत आती है। मैंने कुछ सालों तक कीस्टोन ब्रिज वर्क्स के मामलों पर बहुत ध्यान दिया, और जब महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल होते थे तो अक्सर 1868 में ऐसे ही एक मौके पर मैं अपने इंजीनियर वॉल्टर कैटे के साथ डब्यूक, आयोवा गया। हम उस समय तक बने सबसे महत्वपूर्ण रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए कंपटीशन कर रहे थे, जो डब्यूक में चौड़ी मिसिसिपी नदी पर एक ब्रिज था जिसे पार करना एक बहुत बड़ा काम माना जाता था। हमने देखा कि नदी जमी हुई थी और हमने 4 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज पर उसे पार किया। उस यात्रा ने साबित कर दिया कि सफलता कितनी छोटी-छोटी बातों पर निर्भर करती है। हमने पाया कि हम सबसे कम बोली लगाने वाले नहीं थे। हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी शिकागो की एक ब्रिज बनाने वाली कंपनी थी, जिसे बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया था। मैं रुका और कुछ डायरेक्टर्स से बात की। वे कास्ट और रॉट आयरन के गुणों के बारे में खुशी-खुशी अनजान थे। हमने हमेशा ब्रिज के ऊपरी हिस्से को बाद वाले से बनाया था, जबकि हमारे प्रतिद्वंद्वियों का कास्ट आयरन से बना था। इसी से मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने एक स्टीमर के एक और दूसरे से टकराने के नतीजे की कल्पना की। रॉट आयरन के मामले में यह शायद सिर्फ मुड़ेगा। कास्ट आयरन के मामले में यह निश्चित रूप से टूट जाएगा और ब्रिज नीचे गिर जाएगा। डायरेक्टरों में से एक, जाने माने पेरी स्मिथ, सौभाग्य से मेरे तर्क को सही साबित करने में कामयाब रहे। उन्होंने बोर्ड से कहा कि मैंने जो कहा वह कास्ट आयरन के बारे में निस्संदेह सच था। पिछली रात अंधेरे में उनकी बग्गी एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी जो कास्ट आयरन का था, और वह लैंप पोस्ट टूट कर टुकड़ों में बिखर गया था। अगर मुझे यहाँ भगवान के हाथ जैसा कुछ पहचानने में थोड़ी भी मुश्किल हुई तो क्या मेरी आलोचना की जानी चाहिए, जिसमें पेरी स्मिथ साफ तौर पर माध्यम थे। आह सज्जनों, मैंने कहा, यही तो बात है। थोड़े और पैसे होते तो आप अविनाशी गढ़ा हुआ लोहा ले सकते थे और आपका पुल किसी भी स्टीमबोट के सामने टिका रहता। हमने कभी सस्ता पुल नहीं बनाया है और न ही कभी बनाएंगे। हमारे पुल गिरते नहीं हैं।
थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर ब्रिज कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर एलिसन, महान सीनेटर, ने पूछा कि क्या मैं उन्हें कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दूंगा। मैं चला गया। जल्द ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, बशर्ते हम कम कीमत लें, जो सिर्फ कुछ $1000 कम थी। मैं इस रियायत के लिए मान गया। वह कास्ट आयरन का लैंप पोस्ट जो इतने सही समय पर टूटा, उसने हमें हमारे सबसे फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक दिलाया, और इससे भी बड़ी बात, हमें यह प्रतिष्ठा दिलाई कि हमने सभी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले डब्यूक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसने मेरे लिए अमेरिका के सबसे अच्छे और सबसे मूल्यवान सार्वजनिक व्यक्तियों में से एक, सीनेटर एलिसन के साथ जीवन भर की अटूट दोस्ती की नींव भी रखी। उस कहानी की सीख साफ है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो जब वह दिया जा रहा हो, तो वहीं मौजूद रहें। एक टूटा हुआ लैंप पोस्ट या कोई ऐसी ही अनसोची चीज़ भी इनाम दिला सकती है, अगर बोली लगाने वाला वहीं मौजूद हो। और अगर हो सके तो तब तक वहीं रहें, जब तक आप लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में लेकर घर न जा सकें। हमने डब्यूक में ऐसा ही किया। हालांकि यह सुझाव दिया गया था कि हम जा सकते हैं और इसे हमारे पीछे भेज दिया जाएगा। हमने वहीं रहना पसंद किया, क्योंकि हम डब्यूक के और आकर्षण देखना चाहते थे। स्टूबेनविले ब्रिज बनाने के बाद बाल्टीमोर और ओहियो रेलरोड कंपनी के लिए पार्कर्सबर्ग और व्हीलिंग में ओहियो नदी पर पुल बनाना ज़रूरी हो गया था, ताकि उनके बड़े प्रतिद्वंद्वी पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी को कोई बड़ा फ़ायदा न मिले। उस समय फेरीबोट के दिन तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। इन पुलों के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ही मुझे एक ऐसे आदमी से मिलने का मौका मिला, जो उस समय बहुत बड़े पद पर थे। मिस्टर गैरेट, बाल्टीमोर और ओहियो के प्रेसिडेंट। हम दोनों पुलों और उनके सभी अप्रोच को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन मैंने पाया कि मिस्टर गैरेट का पक्का मानना था कि हम तय समय में इतना काम नहीं कर पाएंगे। वह अप्रोच और छोटे स्पैन अपनी वर्कशॉप में बनाना चाहते थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें हमारे पेटेंट इस्तेमाल करने देंगे। मैंने जवाब दिया कि बाल्टीमोर और ओहियो के ऐसा करने से हमें बहुत सम्मान महसूस होगा। बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड की मंजूरी की मुहर पेटेंट फीस से 10 गुना ज़्यादा कीमती होगी। वह हमारी सभी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इससे उस महान रेलवे मैग्नेट पर अच्छा असर पड़ा। वह बहुत खुश हुए, और मेरे लिए पूरी तरह से हैरानी की बात थी कि वह मुझे अपने प्राइवेट कमरे में ले गए और आम मामलों पर खुलकर बातचीत शुरू की। उन्होंने खासकर पेंसिल्वेनिया रेलरोड के लोगों, मिस्टर थॉमसन और मिस्टर स्कॉट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ अपने झगड़ों के बारे में बात की, जिन्हें वह जानते थे कि वे मेरे खास दोस्त हैं। इससे मैंने कहा कि मैं उनसे मिलने के रास्ते में फिलाडेल्फिया से गुजरा था, और मिस्टर स्कॉट ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं ओहियो नदी पर आपके बड़े पुलों के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपसे मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर स्कॉट ने कहा कि ऐसा अक्सर नहीं होता कि मैं किसी बेवकूफ़ी भरे काम पर जाऊं, लेकिन इस बार मैं ज़रूर ऐसा ही कर रहा हूं कि मिस्टर गैरेट कभी एक पल के लिए भी मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि मैं एक पुराने कर्मचारी के तौर पर हमेशा पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रति वफादार था। खैर, मैंने कहा, हम मिस्टर गैरेट के पुल बनाएंगे। मिस्टर गैरेट ने तुरंत जवाब दिया कि जब उनकी कंपनी के हित दांव पर होते हैं तो हमेशा सबसे अच्छा ही जीतता है। उनके इंजीनियरों ने बताया था कि हमारे प्लान सबसे अच्छे थे, और स्कॉट और थॉमसन देखेंगे कि उनका सिर्फ एक ही नियम है, उनकी कंपनी का हित। हालांकि वह अच्छी तरह जानते थे कि मैं पेंसिल्वेनिया रेलरोड का आदमी हूं, फिर भी उन्होंने हमें काम देना अपना फर्ज समझा। बातचीत अभी भी मेरे लिए संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि हमें काम का सारा मुश्किल हिस्सा मिलना था, बड़े स्पैन, जिनका जोखिम उस समय काफ़ी ज़्यादा था, जबकि मिस्टर गैरेट हमारे प्लान और पेटेंट पर अपनी वर्कशॉप में सभी छोटे और फायदेमंद स्पैन बनाने वाले थे। मैंने पूछने की हिम्मत की कि क्या वह काम इसलिए बांट रहे थे क्योंकि उन्हें सच में लगता था कि हम उनके पुलों को उतनी जल्दी ट्रैफिक के लिए नहीं खोल पाएंगे जितनी जल्दी उनकी चिनाई तैयार हो जाएगी। उन्होंने माना कि वह ऐसा ही कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर गैरेट, मैंने कहा, क्या आप मेरे पर्सनल बॉन्ड को अच्छी सिक्योरिटी मानेंगे? ज़रूर, उन्होंने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मुझे बॉन्ड में बांधिए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जोखिम उठाऊंगा।
अगर आप हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बशर्ते आप अपनी चिनाई तैयार कर लें, तो आपके पुल तय समय पर ट्रैफ़िक के लिए खोल दिए जाएँगे। इसके लिए आप मुझसे कितने का बॉन्ड चाहते हैं? ठीक है, मैं तुमसे $1,00,000 चाहूँगा। जवान आदमी। ठीक है, मैंने कहा, अपना बॉन्ड तैयार करो, हमें काम दो। हमारी फ़र्म मुझे $1,00,000 का नुकसान नहीं होने देगी। तुम ये जानते हो? हाँ, उन्होंने कहा। मुझे विश्वास है कि अगर आप $1,00,000 का बॉन्ड देते हैं, तो आपकी कंपनी दिन-रात काम करेगी और मुझे मेरे पुल मिल जाएँगे। यही वह समझौता था जिसने हमें उस समय के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, बाल्टीमोर और ओहियो रेलरोड के। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कभी वह बॉन्ड नहीं चुकाना पड़ा। मेरे पार्टनर मिस्टर गैरेट से कहीं बेहतर उनके काम की स्थितियों को जानते थे। ओहियो नदी से मज़ाक नहीं किया जा सकता था और उनके राजमिस्त्री का काम तैयार होने से बहुत पहले ही हमने बॉन्ड पर अपनी सारी ज़िम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया था। सुपरस्ट्रक्चर को किनारों पर रखकर सबस्ट्रक्चर के पूरा होने का इंतज़ार करते हुए जिसे वह अभी भी बना रहे थे। मिस्टर गैरेट को अपने स्कॉटिश खून पर बहुत गर्व था और एक बार बर्न्स के बारे में बात होने के बाद हम पक्के दोस्त बन गए। बाद में वह मुझे अपने देश में अपने शानदार बंगले में ले गए। वह उन कुछ अमेरिकियों में से एक थे जो तब एक देश के जेंटलमैन की शानदार स्टाइल में रहते थे। उनके पास कई 100 एकड़ खूबसूरत ज़मीन, पार्क जैसी सड़कें, शुद्ध नस्ल के घोड़ों का झुंड, मवेशी, भेड़ें और कुत्ते थे और एक ऐसा घर था जो वैसा ही था जैसा किसी ने इंग्लैंड के किसी अमीर आदमी की देहाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था। बाद में उन्होंने पूरी तरह से तय कर लिया था कि उनकी रेल कंपनी को स्टील की पटरियों के निर्माण में लगना चाहिए और उन्होंने बेशर्म पेटेंट का इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए आवेदन किया था। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला था। बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड कंपनी हमारे सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक थी और हम स्वाभाविक रूप से कम्बरलैंड में स्टील रेल रोलिंग मिलों के निर्माण को रोकने के लिए चिंतित थे। यह बाल्टीमोर और ओहियो के लिए एक घाटे का सौदा होता, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह अपने लिए ज़रूरी छोटी मात्रा में स्टील की पटरियों को बनाने की तुलना में बहुत सस्ती दर पर खरीद सकती थी। मैंने इस मामले पर बात करने के लिए मिस्टर गैरेट से मुलाकात की। वह उस समय विदेशी व्यापार और स्टीमशिप की लाइनों से बहुत खुश थे, जो बाल्टीमोर को अपना बंदरगाह बनाती थीं। वह मुझे अपने कई कर्मचारियों के साथ उन बंदरगाहों पर ले गए जहां उन्हें उनके विस्तार के बारे में फैसला करना था। और जैसे ही विदेशी सामान स्टीमशिप से उतारा जा रहा था और रेलवे कारों में रखा जा रहा था, वह मेरी ओर मुड़े और बोले, मिस्टर कार्नेगी, अब आप हमारे विशाल सिस्टम की विशालता को समझना शुरू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह क्यों ज़रूरी है कि हम अपने लिए सब कुछ बनाए, यहाँ तक कि अपनी स्टील की पटरियाँ भी। हम अपनी ज़रूरत की किसी भी मुख्य चीज़ के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अपने आप में एक दुनिया होंगे। ठीक है, मैंने कहा, मिस्टर गैरेट, ये सब बहुत शानदार है, लेकिन सच में आपका विशाल सिस्टम मुझे प्रभावित नहीं करता। मैंने आपकी पिछली वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और देखा कि आपने पिछले साल दूसरों का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए $14 मिलियन की रकम इकट्ठी की थी। जिन फर्मों को मैं कंट्रोल करता हूँ, उन्होंने पहाड़ियों से कच्चा माल निकाला, अपना सामान बनाया और उसे उससे कहीं ज़्यादा कीमत पर बेचा। आप वास्तव में कार्नेगी ब्रदर्स एंड कंपनी की तुलना में एक बहुत छोटी कंपनी है। मेरी रेलरोड की ट्रेनिंग वहाँ काम आई। हमने बाल्टीमोर और ओहियो रेलरोड कंपनी के हमारे साथ कंपटीशन में आने के बारे में और कुछ नहीं सुना। मिस्टर गैरेट और मैं आखिर तक अच्छे दोस्त बने रहे। उन्होंने तो मुझे अपने पाले हुए एक स्कॉच कोली कुत्ते का तोहफा भी दिया कि मैं एक पेंसिल्वेनिया रेलरोड का आदमी था। ये बात हमारे बीच थोड़ी सी स्कॉच की वजह से दब गई।